हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 10th फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में पुनः पढ़ेंगे। जो BSEB बिहार बोर्ड जो है साइंस का है यह। तो आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है हमारा है चिन्ह परिपाटी, जिसे हम अंग्रेजी में साइन कन्वेंशन कहते हैं। आज हमको चिन्ह परिपाटी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है कि देखिए, ये चिन्ह परिपाटी जो होता है, चिन्ह परिपाटी से हमको जो चीज़ सीख मिलती है, जो चीज़ समझ मिलती है, इसके माध्यम से जो इस बुक से रिलेटेड जितने भी, इस लेसन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनको बनाने में हमको काफ़ी मदद मिलती है। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, ये दर्पण है हमारे सामने, इसके बारे में हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो दर्पण है ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये हमारा उत्तल दर्पण है। दोनों दर्पण में हम लोग आज इसके चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे। चिन्ह परिपाटी अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि जिसके सहयोग से हमें यह ज्ञान होता है कि किसी अवतल अथवा उत्तल दर्पण में, किसी गोलीय दर्पण में जो वस्तु की स्थिति होती है या जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वह कैसी होती है, उसके पहले चिन्ह क्या लग सकता है। धनात्मक चिन्ह लगेगा अर्थात, अथवा ऋणात्मक चिन्ह लगेगा। इसके बारे में हम लोग को देखना है, इसको सीखना है। तो आप लोग जो है अगर इसको सीखना है और अपनी तैयारी को विशेष रूप से करना है तो आज आप लोग इस वीडियो से जुड़ जाए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी इस यूट्यूब चैनल में नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपको मिल सकती है। यहाँ से आप 9th 10th के ऑल सब्जेक्ट, 12th के भी तैयारी कराई जाती है, और विशेष करके यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन की भी तैयारी कराई जाती है, और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी कराई जाती है, कुछ GK GS भी होती है, मैथ्स होती है। तो आप लोग जो है सभी चीज़ों का सोल्यूशन इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इस चैनल से जुड़ करके सारी जानकारी आपको मिल सकती है। तो हम चलते हैं सीधे इस मुद्दे पर, जो आज का हमारा टॉपिक है चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। तो दोस्तों, आज इसके बारे में हमको डिटेल जानकारी हासिल करनी है। यहाँ पे C लिखा हुआ है। C मतलब होता है वक्रता केंद्र, F मतलब होता है फोकस, और P मतलब होता है ध्रुव। और ये जो रेखा यहाँ पे आप लोग को दिख रही है दोनों दर्पण में, इसको हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पहले विस्तृत रूप से जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने वीडियो को आगे ले चलते हैं। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वहाँ पे चलते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में हमको चिन्ह पता करना होता है कि किसी दर्पण के सामने, या उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, इसके सामने वस्तु को या वस्तु की प्रतिबिंब की फोकस दूरी की, वक्रता त्रिज्या की, वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई की स्थिति कैसी होती है, धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक होती है, प्लस होता है अथवा माइनस होता है। तो अब हम चलते हैं सीधे इस पर। तो देखिए, नियम क्या कहता है कि जो भी दूरी होती है, दर्पण से संबंधित जो भी दूरियां होती है वो ध्रुव से मापी जाती है। P को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, पोल। ठीक, जो भी दूरी होती है यहाँ P से मापी जाती है। P से ये ध्रुव जो है, ध्रुव से इस साइड भी दूरी माप सकते हैं, ध्रुव से इस साइड भी दूरी माप सकते हैं, ध्रुव से ऊपर की दूरी माप सकते हैं और ध्रुव से नीचे की दूरी माप सकते हैं। यहाँ भी सेम वही कंडीशंस है। ठीक, तो P को ध्रुव बोलते हैं, ये F को फोकस बोलते हैं,
C को वक्रता केंद्र तथा यहाँ M और N जो है यहाँ से लेकर के ये जो है, या ये हम इसको बोल सकते हैं जो परावर्तक सतह है, इसको हम लोग द्वारक बोलते हैं। और यह एक जो रेखा है, यह इस रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष अथवा मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये जो भी दूरी मापी जाती है दर्पण में, जितनी भी दूरियां मापी जाती है वो सारी की सारी दूरियां ये ध्रुव से मापी जाती है। यहाँ भी ध्रुव से हम बाएं और दाएं माप सकते हैं, ध्रुव से हम बाएं और दाएं माप सकते हैं, ऊपर और नीचे माप सकते हैं। अब हमको यहाँ समझना है, ध्यानपूर्वक समझिए कि ये फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चलिए, ये हमारा हुआ फोकस दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल f से सूचित करते हैं। ओके, ये हमारा हुआ। दूसरा हमको निकालना होता है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी, जहाँ वस्तु को रखते हैं। देखिए, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जबकि जो वस्तु होती है, वस्तु जहाँ रखी जाती है, वहाँ से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। ठीक, और ये r जो होता है, r जो होता है हमारा, इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है उसे वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमको ये वस्तु दूरी हुआ, ये फोकस दूरी हुआ, वक्रता त्रिज्या हुआ। उसके बाद एक होता है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, भी से सूचित करते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं? यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद जब दो या दो से अधिक किरणें किसी एक जगह पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, तो वहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वहाँ से ये ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसके अलावा हमको आगे इसमें समझना है, आगे हमको समझना है वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h1 बोलते हैं, और जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो उस प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h2 कहते हैं। ठीक, अब इन सभी को हमको देखना है कि कौन सी दूरी, फोकस दूरी किस दर्पण में कैसा होता है, उसका मान प्लस में होता है कि माइनस में होता है। वस्तु दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये धनात्मक होते हैं अथवा ऋणात्मक होते हैं। इसके बारे में हमको देखना है कौन धनात्मक होता है और कौन ऋणात्मक होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग को पूरी विस्तृत जानकारी हासिल करनी है। आप लोग जो है अच्छे से देखें, इसे समझें। तो देखिए, नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि जो भी दूरी होती है वो ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। ठीक, उसके बाद अगला क्या कहता है कि आपतित किरण की दिशा में जाने वाली जो दूरियां होती है वो धनात्मक होती है। अर्थात ये आपतित किरण की दिशा है, या हम लोग सिंपल तरीका से ऐसे समझ सकते हैं कि ये ध्रुव जो है, ध्रुव से बाएं की दिशा में जो भी दूरी होती है, बाएं की दिशा में जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक, ध्रुव से बाएं की दिशा में जो भी दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और ध्रुव से दाएं की दिशा में जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है। कि ध्रुव से ये ध्रुव है, ध्रुव से बाएं की जो दूरी होती है, देखिए ध्रुव जो है यहाँ से इस साइड में जितनी भी दूरियाँ होती है वो ऋणात्मक होती है, और यहाँ से ध्रुव से दाएं में जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये ध्रुव से, यहाँ पे ध्रुव है, ध्रुव से बाएं की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और ध्रुव से दाएं की साइड में जितनी भी दूरी होती है वो धनात्मक होती है। इतना समझ गए? आगे हमको समझना है कि ये ध्रुव जो है, ध्रुव से जो ऊपर की जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और ध्रुव से नीचे की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, माइनस होती है। यहाँ भी ध्रुव से, ये ध्रुव है या मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी लंबवत दूरी होती है
वो धनात्मक होती है और लंबवत दूरी नीचे जितनी भी होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक, हम लोग यहाँ पे एक इससे हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा होता है शून्य, ये x होता है, यहाँ x डैश y और y डैश होता है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दाएं जो भी दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से जो ऊपर की दूरी होती है वो भी धनात्मक होती है। मूल बिंदु से जो बाएं की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और मूल बिंदु से जो नीचे की दूरी होती है वो भी ऋणात्मक होती है। इस निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर जो है हम लोग समझ सकते हैं चिन्ह परिपाटी को बहुत ही आसान तरीके से। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दाएं की जो दूरी होती है, जैसे इसमें धनात्मक होती है, उसी तरह से दर्पण में जो है ध्रुव के दाएं जो भी दूरी होती है वो धनात्मक होती है, ऊपर जो दूरी होती है वो भी धनात्मक होती है, लेकिन जो दूरी बाएं होती है या जो दूरी नीचे की दिशा में होती है वो ऋणात्मक होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सारणी बना हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लोग दर्पण लिखे हैं, दर्पण के नीचे ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो पहले बात हो रही है वस्तु दूरी की। तो वस्तु दूरी, देखिए वस्तु दूरी जो होता है, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। तो जब दर्पण में आते हैं तो जो भी वस्तु की स्थिति क्या होती है, जो भी वस्तु होती है वो हमेशा दर्पण के सामने होती है, और दर्पण का सामने का हिस्सा ये बाएं साइड में है। तो देखिए बाएं साइड इस दिशा में जो भी दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए वस्तु दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऋणात्मक बोलते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है। फिर देखिए उत्तल दर्पण में वस्तु को जब भी रखते हैं तो दर्पण के बाएं साइड में रखते हैं, और बाएं साइड की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण हो अथवा उत्तल दर्पण हो, दोनों में वस्तु दूरी जो है वो ऋणात्मक ही होती है। यानी कि u का मान जहाँ भी लिखेंगे, जिस दर्पण में भी बात करें वहाँ जहाँ पे लिखेंगे वहाँ पे हम लोग u का मान जो होगा वो हमेशा माइनस में होगा। अब देखिए प्रतिबिंब दूरी दूसरा दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिबिंब दूरी यानी कि v का मान। तो देखिए अब हम बात करते हैं पहले अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में कभी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो कभी काल्पनिक बनता है। अर्थात जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तो जब काल्पनिक बनेगा तो प्रतिबिंब दाएं साइड बनेगा, अर्थात मान प्लस हो जाएगा, और जब वास्तविक बनेगा तो वास्तविक में प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, अर्थात बाएं साइड में बनता है, तो माइनस होगा। देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, इसलिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो प्लस भी होगी और माइनस भी होगी। ठीक, यानी कि v का मान जो है अवतल दर्पण में हमेशा प्लस और माइनस दोनों होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जैसे बात करते हैं तो ये उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, अर्थात दर्पण के पीछे बनता है, दाएं साइड में बनता है। इसलिए प्रतिबिंब का जो मान होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो हमेशा प्लस में होगा हमारा अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा प्लस में होता है। ठीक, अब हम चलते हैं, यहाँ देखिए अब हम चलते हैं आगे फोकस दूरी। तो देखिए अवतल और उत्तल दोनों में समझेंगे। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है, यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी बाएं साइड में होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दाएं साइड में होता है। देखिए फोकस दूरी बाएं साइड में है, अर्थात मान माइनस में होगा, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी दाएं साइड में, इसलिए प्लस होगा। सॉरी, अवतल दर्पण में माइनस होगा और उत्तल दर्पण में प्लस होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहले अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में हमारा फोकस दूरी माइनस होगा, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस होगा। ठीक उसी तरह से देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या दर्पण के बाएं साइड में होता है, इसलिए माइनस होगा, और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या दर्पण के दाएं साइड में होता है, इसलिए प्लस होगा। तो यहाँ पे हम वक्रता त्रिज्या माइनस और यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए हमको कह रहा है कि वस्तु की ऊंचाई। देखिए दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु को हमेशा सीधा रखा जाता है, ऊपर की दिशा में रखा जाता है, अर्थात प्रधान अक्ष पर लंबवत रखा जाता है वस्तु को। तो वस्तु यहाँ और उत्तल दर्पण में भी सीधा रखा जाता है, तो यहाँ पर भी प्लस होगा। ठीक, तो वस्तु की जो ऊंचाई होती है वो दोनों दर्पण में, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में क्या होता है, तो प्लस होता है। अब आते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखिए अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कभी इधर बनता है और कभी इधर बनता है। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो नीचे की दिशा में बनता है, तो उस कंडीशन में माइनस होगा, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो ऊपर की दिशा में बनता है, इसलिए वहाँ पे प्लस होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो है वस्तु की ऊंचाई तो प्लस प्लस होती है दोनों अवतल और उत्तल में, जबकि प्रतिबिंब की ऊंचाई अवतल दर्पण में कभी माइनस होती है तो कभी प्लस होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अवतल वस्तु की जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है अवतल दर्पण में कभी प्लस होगी तो कभी माइनस होगी। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जब भी बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है, और जब दर्पण के पीछे बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और ऊपर की दिशा में, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि ऊपर की दिशा में जो मान होता है वो कैसा होता है, तो धनात्मक होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होगा। अब बात करते हैं हम आवर्धन की। ठीक, ये आवर्धन किसे कहते हैं, तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन का मान कब प्लस होता है और कब माइनस होता है। तो देखिए आवर्धन जब ऋणात्मक होता है, आवर्धन जब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब जब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब जब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, तो उस कंडीशन में आवर्धन का मान माइनस होता है। देखिए आवर्धन को जो है हम लोग m से सूचित करते हैं। m मीन्स आवर्धन, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन का मान माइनस, और जब प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तो आवर्धन का मान प्लस में होता है। ठीक, जब प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तो आवर्धन का मान प्लस होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगले वीडियो में जो है हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इस चिन्ह परिपाटी की सहयोग से, सहायता से। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहे, क्योंकि अगले वीडियो में जो है हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से चिन्ह परिपाटी के बारे में बढ़िया से सीख ले, समझ ले, ताकि अगले वीडियो में जो चीज़ समझाया जाएगा उसको समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।